इस गांव में एक ऐसा होटल था जो सिर्फ इडली बनाता था और पूरे गांव वाले इसके दीवाने थे। तभी हम देखते हैं शिव केशव की बेटे मुरली अपने पापा को देखकर बचपन से ही अपने पापा की तरह बनना चाहता था। इसीलिए कुकिंग की पढ़ाई की और मुरली के सपने बड़े थे। इसीलिए अपने पापा के नाम से बहुत सारी दुकान खोलने वाला था। इसीलिए मुरली आटा पीसने वाला मशीन घर ले आता है और जब उस मशीन से आटा पीस के इडली बनाकर अपने पापा को खाने को दिया तो उसके पापा को वह स्वाद उसे नहीं आया जो वह अपने दुकान में पीसकर बनाते हैं। मुरली अपने पापा को समझाने की कोशिश करता है कि मैं तुम्हारे नाम से बहुत सारा होटल बनाना चाहता हूँ जिससे हमारी कमाई बहुत ही ज्यादा होगा। मगर उसके पापा कहते हैं कि मैं इतना सारी दुकान में जा जाकर इडली नहीं बना सकता और लोगों को अच्छा इडली सांभर नहीं मिला तो मेरी नाम खराब हो जाएगा। इसीलिए उसके पापा उसे होटल बनाने से मना कर देते हैं। मगर मुरली के सपने बड़े थे इसलिए अपने पापा को कहता है कि मेरी सपने बड़े हैं, मुझे गाड़ी और बंगले चाहिए और मुझे अपने सपने को पूरा करना है तो मुझे शहर जाना होगा। उसके पापा उसे जाने से रोकते हैं मगर मुरली अपने पापा की एक भी बात नहीं सुनता और शहर चला जाता है। इसके बाद कई साल बाद हम मुरली को देखते हैं जो एक बड़े से होटल में एक हेड सेफ बन चुका था, जो होटल में मन लगाकर काम करता था मगर बीच बीच में अपने घर और अपने माता पिता को भी याद करता था मगर काम में बिजी होने के कारण गाँव नहीं जा पाता था। तभी मुरली इस होटल के मालिक वर्धन के बेटी मीरा से मिलने आता है जो मीरा मुरली से बहुत ही प्यार करता है और कुछ दिन में इन दोनों की शादी होने वाली है। अब मुरली और मीरा 2 दिन के बाद शादी करने वाले हैं और वर्धन का एक बेटा भी था जो उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। मगर अश्विन को मुरली बिल्कुल भी पसंद नहीं था और अपने पापा के खिलाफ भी कुछ नहीं बोल सकता था। इसीलिए इन दोनों की शादी के लिए मान जाता है और 2 दिन में ही शादी है। इसलिए मुरली अपने मम्मी पापा को शादी में आने के लिए कहता है मगर उसके पापा साफ मना कर देता है कि मैं इतना दूर नहीं आ सकता। यह कहकर फोन को काट देता है और आज मीरा और मुरली की शादी होने वाली है। मगर उसी वक्त अपनी मम्मी का फोन आता है कि अब तुम्हारे पापा नहीं रहे, जिससे सुन के मुरली घर जाने की डिसाइड करता है। मगर मीरा के पापा मुरली को कहता है कि हम इस शादी को नहीं रोक सकते हैं क्योंकि पूरे वर्ल्ड में बड़े बड़े लोगों को हमने इन्विटेशन दिया है, इसीलिए 2 दिन बाद तुरंत वापस आ जाना। इसके बाद मीरा मुरली को एयरपोर्ट छोड़ने आ जाती है और उसके साथ रामराज को भी भेजती है और इधर गांव में मुरली का ही इंतजार कर रहे थे। और वहाँ मुरली आते ही पुलिस वाले मुरली से कहता है कि पहले ही देर हो चुकी है, जल्दी से अंतिम संस्कार कर दो। और उसी दिन एक बछड़े भी जन्म ले लिया था और रामराज मुरली से कहता है कुछ ही दूर में मेरा गाँव है, मैं अपने बच्चों से मिलकर आता हूँ। और जैसे ही रामराज अपने घर जाता है तो उसकी बीवी उसे देखते ही रोने लगती है और जब अपने माँ से मिला तो उसकी माँ उसे पहचान नहीं पा रही थी क्योंकि बहुत साल बाद घर आया था। और एक दिन मुरली की माँ भी मुरली को छोड़कर चली गई जिससे मुरली पूरा अकेला हो चुका था। और इधर रामराज मुरली को बताता है कि मीरा मैडम बार बार मुझे कॉल कर रहा है कि मुरली को वापस जल्दी ले आओ। मगर मुरली रामराज से कहता है कि मैंने अपने माता पिता को खोने के बाद मैं थोड़े दिन यहीं रहना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पापा की एक दुकान है और उसे किसी को सौंपें बगैर मीरा के पास कैसे जाऊँ। और ये मुरली की बचपन की दोस्त कल्याणी जो जब से मुरली विदेश गया था तब से कल्याणी ही इनकी माँ बाप की सेवा करती थी। और इधर मीरा बार बार मुरली को फोन करके वापस आने के लिए कहती है। इसीलिए मुरली अपने पापा की दुकान को बेचने के लिए डिसाइड करता है और कोई और के पास नहीं बल्कि इसी गाँव की बगल वाली दुकान मुन्ना भाई को बेचने वाला था। और जब दूसरे दिन मुरली मुन्ना भाई को वह दुकान बेचने गया तो मुरली को अचानक से अपने पापा की याद आ जाती है, जिससे मुरली डिसाइड करता है कि यह दुकान बेचना नहीं है बल्कि यह दुकान मुझे ही संभालनी है। और जब मुरली घर आता है तो कल्याणी बहुत ही गुस्से में थी क्योंकि उसे लग रहा था इसने अपने पापा की मंदिर जैसी दुकान को बेच दिया है, इसीलिए उससे अच्छे से बात ही नहीं करती है। फिर बाद में मुरली कल्याणी को बताता है कि मैं वह दुकान बेचा ही नहीं, जिससे कल्याणी खुश हो जाती। और इधर मीरा और उसके पापा को शादी की बहुत ही ज्यादा टेंशन थी क्योंकि अगर यह शादी रुक गया तो उनकी इज्जत चली जाएगी। इसीलिए मेरा मुरली को फोन करके कहती है कि हमने बड़े बड़े लोगों को इन्विटेशन दिया है, इसीलिए तुम्हें वापस आना ही होगा। मगर अब मुरली अपने पापा की दुकान को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, इसीलिए साफ साफ मना कर देता है कि यह शादी को यहीं रोक देते हैं। और इसके बाद मुरली अपने पापा की दुकान को साफ करने में लग जाता है। और एक दिन रामराज मुरली से कहता है कि आखिर यह लड़की कौन है जो तुम्हारे घर का सारा काम कर देती है। तो मुरली उसे कहता है कि यह लड़की और कोई नहीं बल्कि जब मैं 10th में था तब यह मेरी गर्लफ्रेंड थी। और अब मुरली और कल्याणी मिलकर बाजार से सारा कुछ खरीद लेते हैं जो होटल में इडली और सांभर बनाने का काम आए। और सुबह 3 बजते ही अपने पापा की तरह उठकर अच्छे से नहाकर पूजा पाठ करके दुकान आ जाता है और अपने पापा की तरह ही आटा को मशीन से पीसने की बजाय अपने पापा की दी हुई मशीन से ही पीसने लगता है। मगर मुरली इसे घुमाते घुमाते थक चुका था। तभी उसी वक्त पर वहाँ कल्याणी भी आ जाती है और दोनों मिलकर उस चक्की को घुमाने लगते हैं। और जैसे ही सुबह होता है तो गांव वाले इडली खाने के लिए लाइन में खड़े होते हैं क्योंकि उसके पापा इतना स्वादिष्ट इडली बनाता था कि गांव वाले खाए बगैर एक दिन भी रह नहीं पाते। और जैसे ही यह बूढ़ा मुरली की बनाई हुई इडली खाता है तो वह स्वाद उसे नहीं आता है जो उसके पापा बनाया करते थे। रामराज बूढ़ा से कहता है इडली तो ठीक ही बनी है। तो यह बूढ़ा आदमी कहता है कि तुमने शिव केशव की इडली नहीं खाई है ना, इसीलिए तुम्हें स्वाद के बारे में कुछ भी नहीं पता। मगर मुरली हर दिन अपने पापा की तरह स्वाद लाने के लिए ट्राई करता है मगर इतनी मेहनत करने के बाद भी अपने पापा की तरह वह स्वाद नहीं बना पा रहा था, जिससे गाँव वाले भी धीरे धीरे मुरली की दुकान पर आने बंद कर दिया। और अब धीरे धीरे गांव वाले मुरली की दुकान में आना बंद कर दिया और मुन्ना भाई की दुकान में जाने लगे, जिससे मुन्ना भाई मुरली के पास आकर उससे कहता है कि मैंने पहले ही कहा था यह दुकान मुझे बेच दो और इस दुकान के लिए मैं पैसे भी अच्छे दे रहा था। अब देखो तुमने तो अपने बाप का नाम ही खराब कर दिया, जिससे अब मुरली जाकर उसी मंदिर में बैठ जाता है जहाँ उसके पिताजी हर रोज उसे ले जाया करता था। और दूसरे दिन मुरली नहा धोकर अपने पापा की ही तरह ही तैयार हो जाते हैं, जो उसके पापा ऐसे ही तैयार होकर दुकान जाते थे। और मुरली दुकान में आने के बाद अपने पापा की तरह ही पहले अपने कुल देवता को याद करके इडली बनाना स्टार्ट कर देता है। मुरली को समझ आ गया था कि अगर जो कोई चीज भी
पूरी मन से बनाई जाए तो वह चीज में स्वाद आ ही जाता है। और जैसे ही यह बूढ़ा इस बार मुरली का इडली बनाई हुई खाता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि अब वह इडली की स्वाद उनकी पापा की बनाई हुई जैसी थी, जिससे अब मुरली और कल्याणी बहुत ही खुश थे। मगर तभी उसी वक्त उसकी दुकान पर अश्विन आ जाता है और मुरली से कहता है कि इस दुकान के लिए तुमने शादी तोड़ दी। फिर जब मुरली उसे समझाने की कोशिश करता है तो अश्विन उसे मारने लगता है और यहाँ तक कि उसकी दुकान की बोर्ड भी उखाड़ के फेंक देता है, जिससे मुरली बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और मुरली भी उसे मारने लगता है। मगर अश्विन को लग रहा था कि मुझसे कोई नहीं जीत पाएगा, इसीलिए अपने सभी गार्ड्स को कहता है कि इसे मेरे अलावा कोई टच नहीं करेगा। इसके बाद इन दोनों में बहुत ही भयंकर लड़ाई हो जाता है और यह मुरली उसे अब अश्विन पूरी तरह से घायल हो चुका था। इसके बाद मुरली सोचने लगता है कि उस पर हाथ उठाकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि उसके पिताजी मुरली को बचपन से ही सिखाते आ रहे हैं कि कैसे बड़े बड़े झगड़े को बिना मारपीट के सुलझाते थे। इसीलिए मुरली रामराज के साथ अश्विन के पिताजी से माफी मांगने के लिए शहर के लिए निकल जाते हैं और इधर अश्विन को किसी भी तरह अस्पताल में एडमिट करवा देते हैं। और उसके पिताजी बहुत गुस्से में था, क्योंकि यह अपने बेटे से बहुत ज्यादा प्यार करता था। और इधर मुरली भी उस अस्पताल में पहुंच चुका था। उसके पिताजी मुरली से कहता है, मैं बचपन से आज तक उस पर हाथ नहीं उठाया और तुमने मार के इसकी ऐसी हालत कर दी। ये अनजाने में हो गया। तो उसके पिताजी कहते हैं, तुम जानते हो ना, अश्विन को वह मारना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है और कहीं तुम्हें मारने के चक्कर में वह खुद को ही ना मिटाना दे, इसीलिए तुम कहीं छुप जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। इसके बाद मुरली घर आ जाता है और अश्विन से छुपने की वजह वह डिसाइड करता है कि अब जो भी होगा मैं इस दुकान को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। अब कल्याणी मुरली से तो प्यार करती थी, मगर अपने दिल की बात बोलने से बहुत ही ज्यादा डरती थी, इसीलिए उसे अभी तक कुछ नहीं कह पाती है। और अब धीरे धीरे गाँव वाले मुरली की होटल में आने लगे थे, क्योंकि मुरली भी अपने पिताजी के जैसे इडली बनाना सीख चुका था। और इधर अश्विन बहुत ही ज्यादा गुस्से में था और इधर मुन्ना भाई की सारी ग्राहक मुरली की दुकान में चले गए थे। इसीलिए मुन्ना भाई गाँव वालों को भड़काने की कोशिश करता है कि आखिर मुरली के साथ वह लड़की क्यों रहती। अब मुन्ना भाई मुरली को जान से मारने के बारे में सोचता है और एक दिन जब मुरली अपने बछड़े के साथ अकेला बैठा हुआ था तो कल्याणी आके मुरली को वह चैन दिखाती है जो बचपन में मुरली ने उसे दिया था। मुरली कल्याणी से पूछती है, आखिर तुमने इतना दिन से इसे संभाल के क्यों रखा है? तो कल्याणी बिना बताए ही वहाँ से चली जाती है। और उसी दिन गाँव में पूजा के साथ साथ मेला भी हो रहा था और गाँव वाले पूरे धूमधाम से पूजा करते हैं। और जब रात को मुरली घर लौट रहा था तो उसे रास्ते में अश्विन उसे रोक लेता है, जो मुरली को मारने आया था। और तभी मुरली अश्विन को मारने वाला था, मगर मुरली अश्विन को यह सोचकर नहीं मारा, अगर फिर से इसे मारा तो यह लड़ाई और बढ़ जाएगा। इसीलिए मुरली अश्विन से मार खाता है। जब तक खाता रहा तब तक अश्विन मन पूरा ना हो गया और जब अश्विन उसे मार के घर जाने वाला था तभी उससे कहता है कि अब हिसाब बराबर हो गया है, अब से यह लड़ाई यहीं पर खत्म करते हैं। तभी उसी वक्त वहाँ पर गांव वाले मुरली को ढूंढते हुए आ रहे थे, इसीलिए यह सब मुरली को उठाकर फार्म हाउस ले जाते हैं। उसके पिताजी मुरली का ऐसा हालत देखकर अश्विन से कहता है, तुम अब हैप्पी हो ना? तभी अश्विन कहता है, मैंने इसे नहीं मारा है, इसने मुझे मारने दिया, और गुस्से में मुरली को गोली मार देता है। और इधर गाँव वाले मुरली को ढूंढते ढूंढते परेशान हो चुके थे। तभी रामराज को पता चलता है कि उसकी बेटी मीरा अभी मंदिर में है, तो जल्दी से रामराज मीरा को मंदिर से ले जाकर अपने घर में बंद कर देता है। और इधर गाँव वाले उस फार्म हाउस को चारों तरफ से घेर चुके थे, क्योंकि गांव वालों को लग रहा था इन्हीं लोगों ने मुरली को मारा। अब गांव वाले मुरली को काफी ढूंढने के बाद आखिरकार उसे ढूंढ ही लेते हैं और मुरली की सांसें चल रही थी, इसीलिए जल्दी से गांव वाले उसे अस्पताल ले जाते हैं। और इधर फार्म हाउस के अंदर अश्विन और उसका पिताजी बुरी तरह से फंस चुके थे, क्योंकि गांव वालों ने चारों तरफ से फार्म हाउस को घेर लिया था। और जैसे ही मुरली होश में आएगा और उसने यह बता दिया कि अश्विन और उसके पिताजी ने ही इनकी ऐसी हालत की है, तो यह गाँव वाले इन दोनों को जिंदा वापस नहीं जाने देंगे। और जैसे ही मुरली को होश आता है तो पुलिस वाले मुरली के पास जाकर उससे पूछते हैं कि सच सच बताना, आखिर तुम्हें किसने मारा है? मगर मुरली लड़ना नहीं चाहता था, इसीलिए कहता है कि अश्विन ने मुझे नहीं मारा है, उस अंधेरे में कौन मार के चला गया मुझे पता ही नहीं। और जैसे ही गांव वालों को यह बात पता चला कि अश्विन ने इसे नहीं मारा है तो गांव वाले उस फार्म हाउस से सारे लोग चले जाते हैं। और इधर रामराज भी मीरा को छोड़ देते हैं। और जैसे ही अश्विन को यह बात पता चला कि गोली मैंने नहीं चलाई है तो और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और मीरा अपने पापा को बताती है आखिर क्या हुआ था जो गाँव वाले मुझे घर के अंदर बंद कर रखे थे। मगर उसके पिताजी मीरा को कुछ नहीं बताती है और मीरा यहाँ से जाते ही अश्विन अपने पापा से कहता है, उसकी वजह से अब हम गाँव में सिर उठाकर चल नहीं पा रहे हैं, अब उसे मारना ही होगा। तभी उसका पिताजी उसे समझाते हैं कि मुरली अपने पापा की फालतू इडली की दुकान के लिए मरने के लिए तैयार है और मैं तो तुम्हारे लिए एक अंपायर खड़ा किया, तुझे नहीं लगता कि मेरे जाने के बाद वह सब तुझे ही संभालना है?